क्या आप जानते हैं कि नाटो नाटो की शूटिंग उसी यूक्रेन में हुई है, उसी राष्ट्रपति जेलेंस्की के घर के सामने जहां पर आज युद्ध चल रहा है? गाने की शूटिंग तब तक हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो एक जमाने में सन्यासी बन गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। लोगों से मिलना जुलना, कार से पैर रखना भी छोड़ दिया था। क्या आप जानते हैं कि नाटो नाटो के लिए 20 गाने चुने गए थे जिसमें से एक चुना गया? क्या आप जानते हैं कि MM कीरवानी साहब जो हैं, इन्होंने बड़े अच्छे बॉलीवुड गाने, तुम आए तो आया, मुझे आज गली में चांद निकला, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, खूबसूरत है वो इतना, गली में आज चांद निकला, ऐसे बहुतेरे हिंदी गाने भी बनाए हैं जो बहुत पसंद किए गए हैं। नहीं जानते? क्या आप ये जानते हैं कि इसके जो राइटर साहब है, एक जमाने में वो सुसाइड करने वाले थे? देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं जो आप नहीं जानते। क्या आप ये जानते हैं कि इससे पहले भी एक इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर को ऑस्कर में अवार्ड मिल चुका है? हालांकि वो फिल्म जो थी वो ब्रिटिश फिल्म थी, इसलिए उसे हम इंडियन फिल्म नहीं मानते और उसके बारे में इतना जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उस नाटो नाटो की जिसने ऑस्कर में धूम मचा रखी है, जिसने ऑस्कर में अपना परचम लहराया है, जिसके हुक स्टेप्स को दुनिया भर में कॉपी किया गया, सोशल मीडिया में लोगों ने उसकी एक्टिंग की और आज भारत का मान सम्मान जो है उसने बढ़ाया है। गोल्डन ग्लोब से लेकर ऑस्कर तक में परचम लहराने वाली पहली भारतीय फिल्म, इसलिए जिक्र जरूरी होना है इसका, और साथ ही उन कहानियों को जानना जो शायद अब तक अनकही हैं। लिहाजा आज की कहानी खास से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको लोगों को पता लगे। फिल्म RRR के गाने नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है और ये अवार्ड जो है ये पहली बार किसी भारतीय म्यूजिक कंपोजर को नहीं मिला है। इससे पहले साल 2008 में AR रहमान को यह अवार्ड मिला था फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। स्लम डॉग आपको याद होगी, जिसमें गाना था जय हो, हिंदी वाला वर्जन जो था वो सुखविंदर पाजी ने गाया था। उस गाने को अवार्ड मिला था। हालांकि उसे हम भारतीय फिल्म नहीं कहते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश सिर्फ की बनाई फिल्म थी और ब्रिटिश डायरेक्टर की फिल्म थी, लिहाजा उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, जबकि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर उसमें शामिल थे। और अब 15 सालों बाद नाटो नाटो जो है इसे वेव अवार्ड मिला। लेकिन आप जानते हैं इस गाने की शूटिंग कहां हुई थी? शूटिंग कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस गाने की शूटिंग जो है वो यूक्रेन में हुई है, उसी यूक्रेन में जहां पर युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मारिंस्की करके जगह है जहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति का पैलेस है, जेलेंस्की साहब का। वही जेलेंस्की जो टी शर्ट पहने पुतिन को अक्सर चुनौती देते हैं, उनके पैलेस के सामने ही ये गाना शूट हुआ है। 20 दिन में कहा जाता है 35 बार ये शूट हुआ है और तकरीबन 50 डांसर्स इसमें शामिल थे और 400 लोगों का स्टाफ था जो इस गाने की कोरियोग्राफी में रहा। और जेलेंस्की साहब से राजमौली और किरमानी जी ने परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन दी। वैसे यूक्रेन में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं मेडिकल की, उसी दौरान ये गाना शूट हुआ था। और इस गाने की शूटिंग 2021 में हुई, जिसके बाद बवाल कट गया और तब से बवाल जो कटा वो अब तक चला हुआ है। उसके बाद की घेराबंदी हो गई थी, वहां पर टैंक बम आ गए थे, कई बार तो हमले भी हुए, उसके पहले शूट कर लिया गया। तमिल वालों के लिए नाटो नाटो है और हम जैसे हिंदी वालों के लिए नाचो नाचो है। वैसे नाचो नाचो जो है या नाटो नाटो जो भी कह लें, इस गाने की कोरियोग्राफी जो है वो जिन्होंने की है उन्होंने तकरीबन 100 से ऊपर स्टेप्स दिए थे और उन तमाम स्टेप्स में ये जो नाटो नाटो वाला स्टेप है इसे फाइनल किया गया था। इसके पीछे एक लॉजिक दिया गया था। लॉजिक ये था कि ये दो दोस्तों की कहानी है। राजमौली चाहते थे कि ये गाना जो है ये अच्छे स्टेप में शूट हो, लेकिन ऐसा स्टेप ना हो जिससे कोई आम इंसान कर ही ना पाए। वो जानते थे कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत होती है और अगर सोशल मीडिया पर इसके हुक स्टेप को कॉपी कर लिया गया तो फिर तो नाटो ही नाटो होगा। और यही वजह रही कि जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ 24 घंटे में 17 मिलियन से ऊपर चला गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा गया था और उसके बाद जिधर देखो वहां पर नाटो गाने लिखे गए थे, जिसमें से ये वाला वर्जन जो है ये चुना गया था। मलयालम में भी और बाकी कई भाषाओं में भी आया था। लेकिन इस गाने को लेकर कहा जाता है कि 90% काम जो है लिखने का वो एक दिन में पूरा हुआ था और बाकी जितना गाना है उसने बहुत समय लिया था। और पूरा गाना शूट होने में और काम मतलब बनने से लेकर राइटिंग से लेकर खत्म होने में तकरीबन 20 महीने का वक्त लगा था एक गाने में। सोचिए कितना समय लगा होगा। नाटो नाटो जो आप देखते हैं इतना आसान नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। आज देखिए, पहले गोल्डन ग्लोब मिला और उसके बाद अब ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। जलवा। इस गाने के चार्म का अंदाजा पैसे लगा सकते हैं कि जब फर्स्ट डे ये गाना रिलीज हुआ तो नाटो नाटो के तमिल वर्जन पर 17 मिलियन व्यूज 24 घंटे में आए थे। ओवरऑल 5 भाषाओं में ये रिलीज जब हुआ तो 35 मिलियन व्यूज 24 घंटे में मिले थे। और अभी हिंदी वाले पे ही तकरीबन 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और 265 या 70 मिलियन व्यूज उस पर हैं। हिंदी वाले की बात कर रहा हूं मैं, तमिल वाला नाटो नाटो तो अलग है। तमिल वाले नाटो नाटो की कहानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि तमिल वाला जो नाटो नाटो है वो तमिल का पहला सॉन्ग था जिससे
1 मिलियन लाइक्स मिले थे। तो ये तो गाने की कहानी हमने बता दी, कैसे गुरु हिट था और कैसे पसंद किया, जो यहां से लेकर गोल्डन ग्लोब और फिर उसके बाद ऑस्कर तक छा गया। अब बताते हैं कहानी सुसाइड वाली, मृत्यु वाली और कुछ और दिलचस्प कहानी, जिससे आप जान कहेंगे गुरु ऐसा भी होता है, मतलब होता तो है। जादू है, नशा है, चलो तुमको लेकर चले, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, आभे जा, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना, गली में चांद निकला। ये तमाम वो गाने हैं जो करीम साहब ने कंपोज किए और बहुत हिट रहे। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब किरमानी साहब के गुरु ने कहा कि तुम्हारी असमय मृत्यु होने वाली है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इनकी पत्नी जो है श्रीवल्ली जी, वो गर्भवती थी और इनके गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी असमय मृत्यु होने वाली है, 1.5 साल का टाइम पीरियड तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक है। और इतने ज्यादा ये उस बात को गंभीरता से ले जाते हैं कि उसके बाद इन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। 1.5 साल तक इन्होंने लोगों से मुलाकात नहीं की और बीच में गाने कुछ कंपोज किए, लेकिन वो मार्क दामी ऐसा कुछ नाम था जिसके नाम से इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, यानी अपना ओरिजिनल नाम जो है MM कीरवानी उसको हटा दिया और मरीक दामनी ऐसा कोई नाम था जिसके नाम से इन्होंने म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया। कार से उतरने के पहले भी ये समय लेते थे, बिना गुरुजी की परमिशन के इन्होंने लोगों से मिलना, फोन उठाना, यहां तक कि सड़क पर कदम रखना भी बंद कर दिया। और उसके बाद जब इनकी पत्नी गर्भवती हो गई, बच्चा हो गया, तो उस पूरे टाइम स्पैन को खत्म करने के बाद वापस ये नॉर्मल हुए, वरना इन्हें लगता था कि इनकी असमय मृत्यु हो जाएगी। अब इस विश्वास को आप क्या कहेंगे, आस्था या अंधविश्वास जो भी है। लेकिन बात करते हैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम रक्षित को लेकर। प्रेम रक्षित जो है वो भी एक जमाने में सुसाइड करने वाले थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1993 में इनकी फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से परिवार बिखर गया। इनके पिताजी सड़क पर आ गए और उसके बाद प्रेम रक्षित जो है वो टेलर की शॉप पर काम करने लगे। पिता म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। एक रोज इन्हें लगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, जिसके बाद शायद जहां मैं काम करता हूं वो लोग सांत्वना के तौर पर मेरे परिवार को 50,000 रुपए दे देंगे, जिससे मेरा घर परिवार चल जाएगा। और सुसाइड का पूरा मन बनाकर जब ये घर की तरफ निकल रहे थे, तब रास्ते में इन्हें एहसास होता है कि जो साइकिल से ये वापस लौट रहे हैं वो साइकिल भी तो उधार की है, और अगर ये साइकिल नहीं लौटाई तो फिर वो साइकिल वाला मरने के बाद भी परिवार वालों को परेशान करेगा। ये कहते हैं कि जब साइकिल लौटाने के लिए जा रहे थे तब इनके पिताजी का फोन आया और बताया कि एक गाना है जो मिल गया है। इसके बाद खुश होते हैं, जाते हैं। छत्रपति करके एक फिल्म आई थी जिसमें जूनियर NTR उस दौरान थे और वहीं पर इन्हें पहला मौका मिला, जिसके बाद ये जाते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और वहीं से राजमौली से इनकी मुलाकात होती है। और राजमौली से जो मुलाकात होती है उस कहानी में बदलाव देखिए, बदलते बदलते चक्र आता है RRR तक। और आज इनके सिखाए हुए स्टेप्स जो हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, हर तरफ इनके स्टेप्स की चर्चाएं चल रही हैं। 115 स्टेप्स में से ये नाटो नाटो जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और ऑस्कर्स में धूम मचाकर भारत के लिए पहला गाना बन चुका है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, नाटो नाटो करते हुए। खैर, जाते आते अब आपको RRR फिल्म की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देते हैं। 2022 में आई ये फिल्म जो है ये राजा रामू और भीम नाम के 2 स्वतंत्रता सेनानियों पर बनाई गई एक फिक्शनल फिल्म थी, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। दूसरा, ये भारत में बनाई गई सबसे महंगे बजट की फिल्म है। इससे महंगी फिल्म भारत में अब तक नहीं बनी है और अब तो प्रचलित भी इससे ज्यादा कोई फिल्म भारत में नहीं हुई है। 550 करोड़ रुपए का इस फिल्म का बजट था, जिसने 1200 करोड़ रुपए कमा कर दिए थे। और हिंदी वर्जन को मिलाया तो 3rd हाईएस्ट फिल्म ये है, दंगल। दंगल के बाद बाहुबली ओवरऑल बिजनेस में, और बाहुबली के बाद RRR वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में नंबर 3 पर है। हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म है। तेलुगु फिल्म में बाहुबली के बाद इससे ज्यादा पैसे किसी ने नहीं कमाए। और तीसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें जो गांव का सीन है, उस गांव के सीन को दर्शाने के लिए राजमौली ने 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अब आप सोच सकते हैं कि इस सेट की भव्यता जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी होगी, ये फिल्म को किस लेवल पे बनाया गया होगा और कितना पैसा खर्च किया होगा ताकि जो कुछ लगे वो ओरिजिनल सा दिखे। एक और दिलचस्प जानकारी आपको बता दें कि रामचरण का जो ओपनिंग सीन है, उस ओपनिंग सीन को शूट करने के लिए 32 दिन लग गए थे और पैसा जो है वो ओपनिंग सीन में केवल
40 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया था, जो अपने आप में इस फिल्म की शूटिंग जो है वो 300 दिनों में हुई थी। 2500 क्रू मेंबर्स ऐसे थे जो लंदन से हायर किए गए थे इस फिल्म को लेकर, और जूनियर एनटीआर ने कई महीनों तक इसके लिए काम किया था। 9 किलो एक्स्ट्रा मसल्स जो है उन्होंने गेन किया। तकरीबन कहा जाता है 20 महीने की बॉडी ट्रेनिंग जो है वो जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर ली थी। मतलब इस फिल्म में सब कुछ ग्रैंड है। हालांकि जिस ओपनिंग सीन को दर्शाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे 32 दिनों में, मुझे वो ओपनिंग सीन थोड़ा सा मतलब बेसिर पैर का लगा था कि एक आदमी कैसे जाकर बहुत सारी लोगों को मारकर एक इंसान को ले आता है। लेकिन फिल्में फिक्शन होती हैं और कई बार फिल्मों को बिना दिमाग लगाए देखना चाहिए। जो भी है, इस फिल्म ने भारत का नाम जो है वो दुनिया के स्तर पर रोशन किया है। और कीरवानी साहब के बारे में मुझे लगा कि हम सभी को जानना चाहिए। बॉलीवुड में उनके कई गाने ऐसे हैं जो बहुत बहुत मेलोडियस हैं, जिन्हें हम सभी सुनते हैं, याद करते हैं, पर शायद जानते नहीं हैं। तो इस फिल्म को लेकर इन पूरी टीम को बधाई, भारत के सभी लोगों को बधाई। और साथ ही एक सवाल हमारा आपसे है कि बॉलीवुड की फिल्में, जो इतने सारी फिल्में आती हैं हर साल, इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनका परचम इंटरनेशनल मंच पर क्यों नहीं लहरता? क्यों नहीं गोल्डन ग्लोब या ऑस्कर के जो अवार्ड्स हैं वो भारतीय फिल्मों को मिलते हैं, जबकि साउथ फिल्मों का दबदबा जो है वो वहां देखने को मिलता है? ओरिजिनलिटी, कंटेंट पर ज्यादा काम करना, हाईली क्रिएटिव होना, क्या लगता है आपको? बताइएगा जरूर कमेंट करके।